हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो एंशियंट हिस्ट्री का ये हमारा 7वां लेक्चर है। मैंने 5th और 6th लेक्चर में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म करवाया था, क्योंकि जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में ब्राह्मण धर्म के विरोध में दो धर्म ये सामने उभर कर आए थे, जो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो काफ़ी फेमस हुए थे महाजनपद काल में। अब महाजनपद काल में हमने देख लिया ब्राह्मण धर्म के विरोध में ये दो धर्म सामने आए थे। आज हम महाजनपद काल में शासकों की भूमिका देखेंगे कि राजा कौन कौन आए, किस राजा के बाद कौन से राजा आए और उनका टाइम पीरियड क्या था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका टाइम पीरियड, और उनके टाइम पीरियड में क्या क्या विकास हुआ या फिर उस टाइम की जो भी सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे अपना महाजनपद काल। महाजनपद काल मैंने बताया था जो 600 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था। जो हमारा वैदिक काल था वो 600 ईस्वी पूर्व खत्म हो चुका था, और वहाँ से महाजनपद काल की शुरुआत हुई थी। और हमारे 16 महाजनपद उभर कर सामने आए थे। 16 बड़े बड़े प्रदेश, जो कि मैंने आपको इस डायग्राम में आपको देख भी रहे हैं। ये जो 16 महाजनपद हमारे सामने आए थे, और मैंने बताया था कि इनमें भी आपस में जो लड़ाई झगड़े या फिर विरोध हुए, प्रतिरोध हुए, उनमें सबसे बड़ा साम्राज्य और शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य उभर कर सामने आया था। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य उभर कर सामने आया। तो हम देखेंगे कौन कौन से मगध साम्राज्य में कौन कौन से शासक सामने आए थे। उससे पहले मैं एक बार आपको 16 महाजनपद जो हैं इनकी सबकी राजधानियां बता देती हूँ, क्योंकि राजधानी बहुत बार पूछ ली जाती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे काशी, जो ये मैप में है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। दूसरा महाजनपद है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, या फिर श्रावस्ती के अलावा एक और थी, अयोध्या भी बोलते थे इसको। ठीक है, अयोध्या। कौशल की राजधानी अयोध्या। अयोध्या वही जो रामनगरी है, तो कौशल की राजधानी थी अयोध्या। थर्ड हमारा महाजनपद है अंग। जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी थी चंपा। अब चंपा कहाँ है, ये आज के टाइम में भागलपुर और मुंगेर जिले के आसपास है चंपा। फोर्थ महाजनपद है हमारा मगध, जो मैं सबसे बड़ा साम्राज्य उभर कर जो शक्तिशाली बताती हूँ वो है हमारा। इसकी राजधानी थी राजगृह। राजगृह को गिरि ब्रज भी कहते हैं, जो दक्षिणी बिहार में है आज। अगला हमारा महाजनपद है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वैशाली भी आज उत्तरी बिहार में पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा महाजनपद है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। ये जो मल्ल की जो राजधानी थी वो 2 हिस्सों में थी। इसका पहला भाग तो था कुशीनगर में, और दूसरा भाग था पावा। पावापुरी जो आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट महाजनपद है चेदी महाजनपद। चेदी या फिर चेती भी बोलते थे इसको। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। सुक्तिमती जो आज बुंदेलखंड एरिया में है। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स। जो ये मैं राउंड लगा रही हूँ ना, आपको मैप में भी साथ के साथ दिखा रही हूँ। तो इनकी राजधानियाँ जो हैं वो इसमें साइड में लिख रही हूँ मैं। वत्स महाजनपद है जो ये है मैप में, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी इलाहाबाद और बांदा जिले में पड़ती है। नेक्स्ट महाजनपद है पांचाल। पांचाल को भी 2 हिस्सों, पांचाल जो महाजनपद था ये 2 हिस्सों में डिवाइड था। एक था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो पांचाल की राजधानी वैसे मैं बता देती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है। नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। इसकी ज़रूरी है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। विराटनगर राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा। आधुनिक ब्रजमंडल मथुरा आपको पता ही है, यूपी में है। नेक्स्ट महाजनपद है अशमक महाजनपद।
अब ये सारे महाजनपद के जब आगे राजाओं की या फिर विवाह संबंधी कोई भी बात होती है, लड़ाइयाँ होती है, उनमें इन महाजनपद का जिक्र आएगा, तो आप इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। नेक्स्ट महाजनपद जो मैंने अश्मक बताया है, अश्मक की राजधानी है पोतना। पोतना या फिर पोटिल भी बोलते हैं। ये जो अश्मक है ना, ये एक अकेला ऐसा महाजनपद है जो दक्षिणी भारत में पड़ता है। ठीक है, हमारे टोटल 16 महाजनपद है। 16 में से 15 तो यहाँ उत्तरी भाग में पड़ते हैं, उत्तरी भारत में, और एक महाजनपद है अश्मक जो दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण भारत में, और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। नर्मदा यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महाजनपद है अवंती। अवंती महाजनपद की राजधानी है उज्जैनी, मतलब उत्तरी राजधानी तो उज्जैनी है और दक्षिणी राजधानी है माहिष्मती। माहिष्मती वो बाहुबली वाला नहीं है ये। तो अवंती की राजधानी उत्तरी है उज्जैनी, दक्षिणी माहिष्मती। नेक्स्ट महाजनपद है गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है। ठीक है, पेशावर और रावलपिंडी वाला एरिया है जो पाकिस्तान में है अब। तो गांधार की राजधानी हो गई तक्षशिला। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज की राजधानी है राजपुर। राजपुर कश्मीर में है। ठीक है, लास्ट महाजनपद है कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ओके, ये हो गए हमारे 16 महाजनपद। तो ये जो 16 महाजनपद मैंने आपको बताए हैं, इनके प्रमाण भी मिलते हैं हमें इनके प्रूफ मिलते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में भी इन 16 महाजनपदों का मतलब हमें प्रूफ मिलता है। ऐसे ही एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की चर्चा की गई है। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड था, महाजनपद काल था, इसे द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं, मतलब दूसरा नगरीकरण। क्योंकि पहली नगरीकृत जो हमारी सभ्यता थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जो आर्य आए थे, वैदिक टाइम पीरियड था, वो ग्रामीण सभ्यता थी। दोबारा फिर महाजनपद काल में दूसरा नगरीकरण हुआ था। तो ऐसे आपको याद रखना है, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मौद्रिक अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताई दी थी। चांदी के सिक्के, जो आहत सिक्के भी बोले जाते हैं, वो यूज किए जाते थे। और इस काल में ही मतलब आपसी इन महाजनपदों में आपसी टकराव हुआ और लास्ट में मगध राज्य उभर कर सामने आया। अब आपको ये याद करनी ही पड़ेंगी। अब कुछ बच्चे काफ़ी वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, इनके लिए ट्रिक्स होती हैं। जैसे ये महाजनपद है, इनकी राजधानियों को याद करने की ट्रिक्स होती हैं, बट वो ट्रिक्स आप ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते। आप मैप में इन लोकेशन को देखिए और इन लोकेशन के हिसाब से इनकी राजधानी याद कीजिए, तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, थोड़ा इंटरेस्ट लेके। बट वही बात है, ट्रिक्स को आप रटोगे और बाय चांस अगर पेपर में ये जो ट्रिक आपने याद की है, इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो वैसे चॉइस आपकी है क्या करना है, बट मैं यही कहूँगी कि आप इसको ऐसे याद कीजिए, मैप में देखिए और फिर इसकी राजधानी को याद करने की कोशिश कीजिए कि इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे आप पॉज कर लीजिए और साइड से राजधानियाँ मैंने हटा दी हैं। ठीक है, अब आप कोई भी महाजनपद उठाइए और इसकी राजधानी सोचिए, फिर दूसरा उठाइए, इसकी राजधानी सोचिए। जैसे मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? ठीक है, कुछ भी उठाइए और इसको याद कीजिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा मगध साम्राज्य जो सबसे शक्तिशाली उभर कर सामने आया था, इसमें शासक कौन कौन आए? सबसे पहले हर्यक वंश आया था। अब जो सबसे पहले हर्यक वंश आया था, हर्यक वंश का सबसे पहला शासक था बिंबिसार। ठीक है, मैं आपको अभी बिल्कुल मोटा मोटा बता रही हूँ। ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहले हर्यक वंश आया, हर्यक वंश में राजा थे बिंबिसार, और फिर बिंबिसार के बाद आए अजातशत्रु, उनके पुत्र। ठीक है, फिर हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, मगध साम्राज्य में ही। शिशुनाग वंश में राजा थे शिशुनाग। नेक्स्ट जो वंश आया था वो आया था नंद वंश। नंद वंश में शासक थे सबसे पहले महापद्म नंद, और महापद्म नंद के बाद आए धनानंद, उनके पुत्र। अगला है मौर्य वंश, जो नंद वंश के बाद आया था। मौर्य वंश का शासक कौन था सबसे पहला? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये है हमारे शासक।
अब इनको हम बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश आया था, ठीक है। हर्यक वंश जो था इसका टाइम पीरियड था 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, यानी कि जो प्रथम शासक थे ना हर्यक वंश के, वो थे बिंबिसार। और इनका टाइम पीरियड था 544 से 492 ईस्वी पूर्व। मैंने जो आपका पूरा हर्यक वंश का टाइम पीरियड बताया है ना, उसमें बिंबिसार भी आ जाता है, उनका पुत्र भी आ जाता है, फिर उनका पुत्र भी आ जाता है। मतलब जितने भी हर्यक वंश में शासक हुए हैं उनका टोटल टाइम पीरियड है ये, ठीक है। और जो राजा के बता रही हूँ वो अलग अलग राजा के हैं। बिंबिसार का टाइम पीरियड है 544 से 492 ईस्वी पूर्व, ठीक है। जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने अंग पर अधिकार किया था, ठीक है, मतलब उसको जीत लिया था। जो मैंने महाजनपद बताया था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया था और उसको अपने पुत्र अजातशत्रु को दे दिया था, मतलब शासन करने के लिए, ठीक है। अब वो उस अंग महाजनपद पर शासन करेंगे। बिंबिसार ने पता है क्या किया, मतलब जैसे 16 महाजनपद थे, उन्होंने हर किसी से मित्रता, या तो वो मित्रता कर ली, या फिर युद्ध के थ्रू जीत लिया, या फिर उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, मतलब रिश्तों में बदल दिया, जिससे उनके ही कंट्रोल में रहें और महाजनपद। जैसे बिंबिसार ने मतलब विवाह करके भी साम्राज्य को काफी मजबूत कर लिया था। उन्होंने सबसे पहले विवाह किया कौशल राज की पुत्री, जो कौशल राज्य था ना, वहां के राजा की पुत्री के साथ विवाह किया था, जो थी, जिनका नाम था महाकौशला, ठीक है। और फिर उन्हें दहेज में काशी मिल गई थी। मतलब कौशल पर देखा जाए तो इनडायरेक्ट तौर पे कौशल पे भी और काशी पे भी उनका अधिकार हो चुका था। फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया, बिंबिसार ने ही, उन्होंने किया वैशाली की राजकुमारी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी चेलन्ना, चेलन्ना से विवाह किया था, और उन्हीं ने अजातशत्रु को जन्म दिया था, ठीक है। तो अजातशत्रु की माँ का नाम पता चल गया आपको, चेलन्ना, और ये बिंबिसार की सेकंड वाइफ थी, वैशाली की राजकुमारी। तीसरा विवाह बिंबिसार ने किया था मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने मतलब काफी महाजनपद पर इनडायरेक्टली अधिकार जमा लिया था। और मगध की जो असली शत्रुता थी, मतलब बिंबिसार सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु अवंती को मानता था, जहां राजा चंड प्रद्योत था। तो उन दोनों में बाद में मित्रता हो गई थी, क्योंकि जब चंड प्रद्योत बीमार हुए थे तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो होते हैं, बड़े जो डॉक्टर होते हैं, उन वैद्य को वहां भेज दिया था, ठीक है। तो उनमें भी मतलब अवंती से भी उनकी मित्रता हो चुकी थी। और साथ ही साथ आप राजधानियां भी याद करते जाइए। जैसे बिंबिसार की फर्स्ट वाइफ जो कौशल राज की पुत्री थी, कौशल राज्य में जो राजा थे उनकी पुत्री महाकौशला थी, है ना। तो कौशल था, कौशल की राजधानी मैंने आपको बताई थी श्रावस्ती, श्रावस्ती या फिर अयोध्या। बिंबिसार की सेकंड वाइफ कहाँ से थी, वैशाली से। और वैशाली जो है कोई महाजनपद नहीं है, वैशाली खुद एक राजधानी है। और वैशाली किसकी राजधानी है, वज्जी की, ठीक है। तीसरी उन्होंने विवाह किया था मद्रकुल में, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं कि मगध का असली शत्रु वो अवंती को मानते थे। जो अवंती था, अवंती की राजधानी मैंने क्या बताई थी, अवंती की उत्तरी राजधानी तो थी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती, ठीक है। अब हम चलते हैं मगध जो है, अभी मगध में जो हम हर्यक वंश की बात कर रहे हैं, बिंबिसार ने, उनकी पहली राजधानी क्या थी। बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था, वो थी राजगीर, राजगृह भी जिसको बोलते हैं, राजगीर थी। और राजगीर को ग्रीवरिज भी बोलते थे, ग्रीवरिज। और 492 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने अपने ही पिता को मार दिया था। जो उनके पिता थे बिंबिसार, उन्होंने अपने ही पिता को मार दिया था और मगध की गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है। और अजातशत्रु ने काफी लंबे टाइम पीरियड तक मतलब शासन किया है। और उन्होंने इस शासन के टाइम काशी को और वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। काशी मैंने बताया था ना कि बिंबिसार को दहेज में ही मिल गया था। और वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली थी, वो उनकी माँ जहाँ रहती थी, उनकी माँ वैशाली से ही थी ना।
और वैशाली वज्जी की राजधानी थी, तो वो तो अपने आप वैसे भी उनके साम्राज्य में आराम से मिल ही गए थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने बौद्ध धर्म का मतलब बौद्ध काल में आपको बताया था, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही हुई थी। कहाँ? राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो थी ना, वो राजगृह में हुई थी। और उस टाइम शासक कौन थे? अजातशत्रु थे, जो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, और उसमें अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, आपको याद हो तो। और अगर याद नहीं है तो वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। अब जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु के बेटे ने ही, अजातशत्रु का बेटा था उदीन, उदीन नाम से, उन्होंने अपने ही पिता को मार दिया। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, वैसे ही अजातशत्रु को भी उन्हीं के बेटे ने मार दिया था। उदीन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार के साम्राज्य पर अधिकार जमा लिया था, मतलब वो खुद गद्दी पर बैठ गए थे। और उदीन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो उदीन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब बन जाते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? वो उदीन ने की थी, जो हर्यक वंश के थे। ठीक है, और मगध की राजधानी भी उन्हीं ने बनाया था, पाटलिपुत्र को। वरना राजधानी क्या थी मगध की? राजगृह या फिर राजगीर। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? उदयन। अब जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश के बाद मतलब हर्यक वंश में सबसे लास्ट शासक था ना नागदशक। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ याद मतलब एक स्टोरी की तरह बता रही हूँ। जो हर्यक वंश का लास्ट शासक था नागदशक, उन्हीं का मंत्री था शिशुनाग। तो उनके मंत्री ने अपने ही राजा को मार दिया था। हर्यक वंश के जो राजा थे ना, लास्ट राजा नागदशक को मार दिया था, और वो खुद गद्दी पर बैठ गए थे। और फिर जो शुरू हुआ था वो हुआ था शिशुनाग वंश। उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। किसने? जो मंत्री थे शिशुनाग, उन्होंने। ठीक है, और शिशुनाग ने अपने टाइम पीरियड में राजा बनने के बाद अवंतिको और वत्स को अपने राज्य में मिला लिया था। मतलब धीरे धीरे मगध साम्राज्य और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि ये और महाजनपदों को अपने अंदर मिला रहे थे, जीत के या फिर और किसी तरह से। अवंती वही जिसकी राजधानी मैंने बताई थी, उत्तर में तो थी शायद उज्जैनी, और दक्षिण में थी माहिष्मती। ठीक है, अवंती को उन्होंने मिला लिया था और वत्स को मिला लिया था। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, जो इलाहाबाद के एरिया में बताई थी मैंने। तो शिशुनाग ने अवंती को और वत्स को अपने राज्य में मिला लिया था। और शिशुनाग ने दूसरी राजधानी भी बनाई। जैसे पहले तो पाटलिपुत्र थी ना, सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले राजगृह थी। राजगृह के बाद अजातशत्रु के बेटे उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था। ठीक है, फिर शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को तो राजधानी रखा, लेकिन उन्होंने दो राजधानियां बनाई। एक तो पाटलिपुत्र ही थी और दूसरी राजधानी उन्होंने बनाया था वैशाली को। वैशाली को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और जो शिशुनाग वंश का मतलब शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, शिशुनाग का बेटा लगा लो कालाशोक, उन्होंने वापस राजधानी को पाटलिपुत्र ही शिफ्ट कर दिया था। मतलब वैशाली को फिर से उन्होंने राजधानी मानने से इनकार कर दिया था और पाटलिपुत्र को ही इकलौती राजधानी बना दिया था। और कालाशोक वही हैं जिनकी बौद्ध संगीति हुई थी, जिनके टाइम पीरियड में दूसरी बौद्ध संगीति, पता होगा आपको शायद, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के टाइम पीरियड में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? सबकामिर सतवीरियस। ठीक है, तो शिशुनाग वंश में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं। शिशुनाग वंश के बाद जो आया था वो आया था नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश का संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है महापद्म नंद। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सब राजाओं के नाम वैसे बता दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ दोबारा बता रही हूँ ताकि आप अभी रिवाइज भी कर लें। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने है ना दो उपाधियां धारण की थी। ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने उपाधि धारण करी थी। एक इन्होंने दो उपाधियां धारण करी थी, एक तो थी एक राट और दूसरी थी एक छत्र। ये दो उपाधियां महापद्म नंद ने धारण की थी, क्योंकि इनका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो चुका था, काफ़ी बड़ा हो चुका था।
जिसके बाद इन्होंने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण कर ली थी। और इन्हीं का पुत्र था घनानंद, जो इस वंश का लास्ट शासक था। घनानंद के बारे में आपने सुना भी होगा, जो एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, उसमें घनानंद को काफ़ी अच्छे डिटेल से दिखा रखा है। पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं। तो घनानंद जो थे वो लास्ट शासक थे इसके नंद वंश के, और इनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हटा के अपना वंश स्टार्ट किया था, मौर्य वंश। ठीक है, तो घनानंद लास्ट शासक थे। और यूनानी लेखन में, मतलब यूनान में जो अभी लेख मिले हैं उनमें घनानंद का जिक्र किया गया है, और इनको उन लेखों में अग्रमिज कहा गया है। तो घनानंद को यूनानी विवरण में क्या बोला गया है? अग्रमिज। और घनानंद सिकंदर के टाइम पीरियड का था, मतलब सिकंदर इन्हीं के समकालीन थे। तो ये जो नंद शासक थे, नंद वंश था, इसी टाइम हमारे देश पर, भारतीय महाद्वीप पर, उपमहाद्वीप पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। ये आपको याद रखना है, सबसे पहला विदेशी आक्रमण किस टाइम पीरियड में हुआ था? ये हुआ था महाजनपद काल में। ठीक है, और वंश कौन सा था उस टाइम? नंद वंश था। और सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? विदेशी आक्रमण किसने किया था? वो थे ईरान के हखमनी शासक। नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, ईरान के हखमनी शासक थे। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण इन्हीं ने किया था। ठीक है, और जो सिंधु के लिए इन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था ना, वो ईरानियों ने ही किया था। मतलब से की जगह है यूज किया था इन्होंने, इसीलिए हमें मतलब सिंध के इस तरफ रहने वालों को इन्होंने हिंद बोला था, मतलब हिंदू बोला था। सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू बोला गया था। और ईरानी जो अपने साथ लेखन प्रणाली लेकर आए थे, उसी को खरोष्ठी लिपि बोलते हैं। खरोष्ठी का नाम काफ़ी बार आएगा, जो हमारे द ग्रेट अशोका हैं उनके शिलालेखों में। तो जो खरोष्ठी लिपि थी उन्हें भी ईरानी ही लेकर आए थे, और पहला विदेशी आक्रमण भी ईरानियों ने ही किया था, ईरान के हखमनी शासक। अब हम, जो मैंने आपको बताया था, नंद वंश के ही समकालीन थे सिकंदर। सिकंदर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। सिकंदर यूनान की तरफ से थे। ठीक है, तो सबसे पहले वो ईरान की तरफ आए और ईरान को उन्होंने जीता। ईरान के हकमनी शासकों ने वैसे पहले आक्रमण कर दिया था, लेकिन उन्होंने ईरान को भी जीत लिया था। ईरान को जीतने के बाद वो धीरे धीरे जब वो यहाँ भारत की तरफ आए, तो एक तो सबसे बड़ी बात पूछा जाता है, सिकंदर के सेनापति कौन थे? सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, आपको नाम याद रखना है। तो ये उन्हीं के साथ भारत की तरफ आए थे, और भारत की तरफ इनकी लड़ाई सबसे पहले इन्होंने तक्षशिला को जीत लिया था। ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, मैंने आपको बताया था। तक्षशिला जीतने के बाद जब ये आगे बढ़े, तो आगे इनकी लड़ाई हुई थी राजा पोरस से। राजा पोरस मतलब इनका एक चैप्टर था स्टार्टिंग में, जब हम छोटी क्लास में थे, तब पोरस की लड़ाई सिकंदर से हुई थी। उस टाइम उसमें भी बताया था। तो ये झेलम नदी के किनारे हुई थी, इसीलिए इस युद्ध को वितास्ता, मैंने बताया था ना, झेलम का पुराना नाम वितास्ता था, मैंने आपको वैदिक पीरियड में बताया था। तो वितास्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं इसे। तो जो वितास्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध था, किनके बीच हुआ था? राजा सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, वैसे सिकंदर जीत गए थे, लेकिन पोरस जितनी बहादुरी से लड़े थे ना, तो पोरस की बहादुरी देख के सिकंदर ने उनको उनका राज्य वापस दे दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पोरस को उनका राज्य उनको उसी टाइम वापस मिल गया था, क्योंकि वो बहुत बहादुरी से लड़े थे। सिकंदर के साथ कुछ लेखक भी आए थे, ये मैंने आपको पहली उसमें बताया था लेक्चर में। सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे वो थे नियार्कस, ओनेसिक्रिटस एंड ओरिस्टोबुलस। नाम थोड़े अजीब हैं, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। नियार्कस, ओनेसिक्रिटस एंड ओरिस्टोबुलस। ठीक है, ये लेखक आए थे और इन्होंने भारत के बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो इसीलिए हमें भारत का मतलब उस टाइम का हमें अगर पता चलता है ना, तो ये भी हमारे पास ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इनके द्वारा जो लिखे गए लेख हैं, उनसे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है।
और जो गांधार शैली थी वो यूनानी लेकर आए थे। ठीक है, जो गांधार शैली का विकास हुआ ना, उसमें यूनानियों का ही योगदान है, आपको याद रखना है ये। तो सिकंदर के बारे में इतना ही है। अब हमारा, मैंने बताया था, नंद वंश, जो घनानंद थे उनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो हमारा मौर्य वंश है, मतलब मौर्य साम्राज्य है, इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी हमें जो चाणक्य है ना, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी काफ़ी मिलती है। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी एक और लेखक से मिलती है, जो है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में विवरण किया है, मतलब काफ़ी अच्छी से एक्सप्लेन किया था उन्होंने। लेकिन कुछ उनके फैक्ट गलत भी थे, जैसे उन्होंने लिखा था समाज 7 जातियों में बटा हुआ था और भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो कि कंप्लीट रॉन्ग है। ठीक है, कुछ उन्होंने मतलब ऐसा भी लिखा था जो नहीं था, लेकिन मतलब उस टाइम की वैसे उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो रियल थी। अब हम देखते हैं जो मैगस्थनीज थे वो यूनानी शासक सेल्यूकस के दूत थे। जो सिकंदर थे, सिकंदर के, मैंने कहा था उस टाइम सिकंदर के साथ उनके सेनापति आए थे, सेल्यूकस निकेटर। तो जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी, सिकंदर की मृत्यु के बाद शासक बने थे सेल्यूकस। राजा कौन बन गए थे? सेल्यूकस। ठीक है, और जब सेल्यूकस राजा बने थे तो उन्होंने मैगस्थनीज को अपना दूत बनाया था और दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मैगस्थनीज किसके दूत थे? सेल्यूकस के, सेल्यूकस निकेटर के। और उन्हीं ने यहाँ के बारे में हम मतलब काफ़ी जानकारियाँ लिखी थी अपनी पुस्तक इंडिका में। और यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को अलग नाम से बोला जाता था, सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस। ठीक है, और इसकी पहचान भी बहुत बाद में हुई है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अलग नाम यूज होता था, जो मैंने अभी आपको बताया है, सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व, लगभग 24 साल का। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने, मैंने बताया था, घनानंद को हराया था। लेकिन घनानंद को किसकी सहायता से हराया था? उनके साथ चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य थे, और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया था और मारकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, चाणक्य काफ़ी कूटनीति वाले बोले जाते हैं, जिनको काफ़ी अच्छी कूटनीति आती थी, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मतलब बहुत सिंपल साधारण परिवार से निकले हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं काफ़ी लो फैमिली के थे। ठीक, और चाणक्य ने उन्हें इतनी अच्छी तरह से मतलब शिक्षा, उनकी शिक्षा इतनी अच्छी तरह से की थी, मतलब उनको इतना दक्ष बना दिया था, हर चीज़ में परफेक्ट, उनको हर चीज़ में परफेक्ट कर दिया था, जिससे उन्होंने इतने बड़े सम्राट को हरा दिया था। और उसके बाद खुद सम्राट बने थे। सम्राट बनने के बाद भी ये नहीं है कि वो सिंपल, मतलब उनको कुछ आता ही नहीं था, वो हर चीज़ में माहिर थे। उन्होंने यहाँ तक कि यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर मैंने बताया आपको, उनको भी हरा दिया था। ठीक है, उनको हराकर भी उन्होंने काफ़ी एरिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के एरिया थे, कंधार था, काबुल था, मकरान जो क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था, उन क्षेत्रों को उन्होंने सेल्यूकस निकेटर से ले लिया था जब उनको हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। उनकी बेटी का नाम था कार्नेलिया। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया था। वो इतने ज़्यादा परफेक्ट थे हर चीज़ में। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें 2 अभिलेख मिलते हैं, एक सोहगोरा का अभिलेख और एक महास्थान अभिलेख। आपको याद रखने हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड अभिलेख हैं, क्योंकि जब मैंने बताया था मगध में अकाल पड़ा था, जैन धर्म में बताया था मगध में अकाल पड़ा था, तब राजकीय सहायता दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये सोहगोरा और महास्थान अभिलेख से हमें पता चलता है। और ये मैंने आपको जैन धर्म की वीडियो जो
लास्ट लेक्चर था हमारा 6th लेक्चर, उसमें मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना वो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो वो जैन धर्म के अनुयायी जो थे, जो मगध में अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, जो श्रवण बेलगोला में जाकर रुके थे। और श्रवण बेलगोला में फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये डिटेल थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक आए थे मगध में वो थे बिंदुसार, उन्हीं के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। उनका टाइम पीरियड बोला जाता है 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व, लगभग 25 साल के अराउंड। ठीक है, तो बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये गद्दी पर बैठे थे। यूनानी लेखकों ने, अब मैंने बताया था यूनानी लेखन में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला जाता था, सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस। उसी तरह बिंदुसार को भी एक अलग नाम दिया गया था, वो था अमित्रोचेटस। ठीक है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या बोला है, अमित्रोचेटस। और जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने क्या बताया, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक जैसे जैन संप्रदाय थे, बौद्ध संप्रदाय थे, वैसे ही आजीवक संप्रदाय भी थे। इसके संस्थापक है मखली गोशाल। आप इनका नाम याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता क्योंकि ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था ये संप्रदाय। ये जो धर्म ज़्यादा मतलब फैल नहीं पाया इसलिए धर्म नहीं बना था, तो ये छोटा संप्रदाय था। तो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और इनके दरबार में आए थे डायमेकस। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, मैग्स्थनीज, वैसे ही बिंदुसार के दरबार में आए थे डायमेकस, जो सीरिया के शासक ने भेजे थे। सीरिया के शासक ने इनको दूत बना के भेजा था डायमेकस को। ठीक है, उसी तरह जैसे इनके मतलब सीरिया की तरफ से तो आए थे दूत बनकर डायमेकस, उसी तरह मिस्र की तरफ से मतलब मिस्र के राजा ने राजदूत भेजा था डायनोसियस नाम के जो दूत थे वो मिस्र के राजा ने भेजे थे। राजा का नाम वैसे पूछा नहीं जाता बट मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। जो सीरिया के राजा थे ना जिन्होंने डायमेकस को भेजा था, तो सीरिया के राजा कौन थे, एंटियोकस। सीरिया के शासक एंटियोकस ने ही डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और ऐसे ही मिस्र के शासक थे टोलमी फिलाडेल्फस ने ही डायोनीशियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, मतलब माना जाता है जो सीरिया के शासक थे ना एंटियोकस, उनसे बिंदुसार ने मदिरा और सूखे अंजीर की मतलब रिक्वेस्ट की थी कि उनको मदिरा और सूखे अंजीर भेजे जाएं सीरिया से। तो जो मतलब डायमेकस जो दूत भेजे उनके साथ सूखे अंजीर और मदिरा भी उनके लिए भेजी गई थी बिंदुसार के लिए। तो इससे ज़्यादा बिंदुसार के दरबार के बारे में कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं क्योंकि बिंदुसार का टाइम पीरियड आपको पता है और उनके दरबार में कौन से दूत आए, कहाँ से आए वो याद रखना है। जो 2 दूत आए थे मैंने आपको बता दिया, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे ये भी बता दिया। ठीक है, अब बिंदुसार के बाद जो गद्दी पर मगध की गद्दी पर बैठे थे वो थे अशोक, द ग्रेट अशोका जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ। तो अशोक जो थे उनका टाइम पीरियड था 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक, लगभग 40-41 साल के अराउंड इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अब पुराणों में भी अशोक का जिक्र है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, और जब तक वो राजा नहीं बने थे तब तक अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बना रखा था, ये आपको याद रखना है। उज्जैन का राज्यपाल था अशोक, जो मतलब राजा बनने से पहले थे। और जो शिलालेख शुरू हुए हैं ना, जो मैंने आपको इतिहास के स्रोत में बताया था, हमें इतिहास की जानकारी जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, शिलालेख या फिर अभिलेख। तो जो शिलालेख है, शिलालेख का मतलब है पत्थर पर लिखे हुए लेख, शिलाओं पर, पत्थरों पर जो लेख मिलते हैं उन्हें शिलालेख बोलते हैं।
तो वो सबसे पहले किसने शुरू करवाए थे, मतलब किसने लिखने शुरू करवाए थे शिलालेख? राजा ने, मतलब जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा के लिए कोई मतलब संदेश लिखना होता था या फिर कोई मतलब आज्ञा लिखनी होती थी, तो वो लिखते थे, मतलब उस पे लिखवाते थे शिलाओं पर, पत्थरों पर। तो सबसे पहले ये लिखवाए थे अशोक ने। तो भारत में शिलालेख किसने शुरू किए? अशोक ने। आपको याद रखना है ये, अशोक ने ही शिलालेखों का प्रचलन किया था। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उनके फिर पुत्र थे, जो उनके बेटे थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। फिर जो उनके बेटे थे अशोक, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो मतलब कोई प्रेशर नहीं था कि आपको इसी धर्म को मानना है, वो अपने मन से ही जो मतलब उनको ठीक लगता वो उस धर्म को मानते थे। तो जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी अपनी मतलब उनकी एक पुत्री थी और एक पुत्र था। पुत्री थी संघमित्रा और पुत्र थे महेंद्र, उनको श्रीलंका भेजा था। ये बहुत बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अशोक ने सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। जो अशोक के अभिलेख बचे हैं, अशोक के जो अभिलेख बचे हैं और जो मौर्यकालीन प्रशासन बचा है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसमें किया तो फिर वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी कंप्लीट डिटेलिंग दे दूंगी। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।